एपीएन वर्ल्ड में मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे जल उठी लंका पर। जी हां, इन दिनों पड़ोसी देश श्रीलंका का हाल कुछ ऐसा ही है। अपनी बेलगाम नीतियों और बेतुके फैसलों ने श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा कर दिया। इस आर्थिक संकट ने श्रीलंका की इमेज पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में बट्टा लगवा दिया। बट्टा यानी इमेज खराब कर दी। लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की आंखें यहां भी नहीं खुली। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन दोनों ने विदेशी कर्ज का भी गलत इस्तेमाल कर लिया। फिर क्या था, पाप का घड़ा तो भरना ही था। एक दिन फूट पड़ा। बढ़ती महंगाई और सरकारी नीतियों ने जनता के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और जिसका डर था वही हुआ, जल उठी लंका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज इसी विषय पर, और आज का विषय जल उठी लंका। राष्ट्रवाद, परिवारवाद, चाटुकारिता और सत्ता का नशा उस दीमक की तरह है जो किसी भी देश या सत्ताधारी दल की मजबूत से मजबूत नींव को खोखला कर सकते हैं। श्रीलंका आज जिन हालातों से गुजर रहा है उसके पीछे की वजह भी कुछ ऐसी है। कहते हैं बड़ा पद अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आता है, लेकिन यह बात श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शायद समझ नहीं आई। सत्ता के नशे में सत्ताधारी लोग इतने मदहोश हो चुके थे कि कब उनके नीचे से उनकी सियासी जमीन खिसक गई उन्हें पता ही नहीं चला। सरकारें अगर आर्थिक हालातों के प्रति गंभीर ना रहें तो उनका हाल क्या हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका है। सत्ता का लालच, परिवारवाद और मनमानी योजनाएं जनता पर थोपकर और राष्ट्रवाद की अफीम चखाकर जनता को गुमराह करके लंबे समय तक सत्ता में बने रहना कुछ हद तक सुखद हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों की अनदेखी करना किसी को भी भारी पड़ सकता है। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज बेतुकी नीतियों और जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी के चलते श्रीलंका धधक रहा है। जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ इतना बढ़ गया है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। श्रीलंका पुलिस ने पीएम के घर आगजनी मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। हालात ये हो चुके हैं कि गोटा गो गामा और गोटा गो होम नारों के साथ आंदोलन चलाया जा रहा है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, श्रीलंका की सिंगली भाषा में गामा गांव को कहा जाता है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक टेंट लगाकर और गाड़ियों के हॉर्न बजाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। सत्ता का सुख तभी मिलता है जब आप सत्ता की चुनौतियों का सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं। श्रीलंका पीएम और राष्ट्रपति अगर देश के प्रति गंभीर होते तो शायद ये हालात नहीं होते, लेकिन उनकी एक के बाद एक लापरवाहियों का नतीजा ये रहा कि उनको जनता के गुस्से के बाद देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। श्रीलंका का आर्थिक संकट गहरा चुका है और यहाँ के हालात बदतर हो चुके हैं। सड़कों पर उतरी जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और जमकर तोड़फोड़ की। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी देखने को मिली, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। हालात ये हो चुके हैं कि राष्ट्रपति भवन में हर तरफ भारी संख्या में प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। कई जगह तो प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए। फिलहाल राजपक्षे ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। 13 जुलाई को राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा देंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी इस हद तक पहुंचे कि पुलिस की बैरिकेडिंग्स तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। हालांकि इस सबसे पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन से निकल चुके थे। श्रीलंका में जारी हंगामे के बाद पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें स्पीकर ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद खबर आई कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने के लिए मान गए हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देने के लिए मना लिया गया और वो इसके लिए राजी हो गए। पीएम के इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के कुछ सांसदों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय अंतरिम सरकार की नियुक्ति हो जाएगी। इसी बीच प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगा दी। श्रीलंका में स्थिति अभी भी काबू से बाहर है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सामने राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या होगा श्रीलंका का? कैसे बुझेगी जनता के गुस्से की ज्वाला? कैसे थमेगा ये तूफान? आखिर कौन है जो बनेगा श्रीलंका का तारणहार? एक कहावत है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि श्रीलंका के आर्थिक हालात बिगड़ने का कोई एक कारण नहीं रहा। दरअसल राजपक्षे सरकार लगातार गलत नीतियां अपनाती रही और उन गलतियों को छुपाने के लिए एक के बाद एक गलत फैसले लेती रही और एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी। जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इन नीतियों के पीछे का असल सच क्या है, आइए जानते हैं इस खबर में। आर्थिक हालात से गुस्साई जनता ने देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं श्रीलंका के लोगों का कहना है कि देश के हालातों के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। वहीं श्रीलंकाई क्रिकेटर्स सनथ जयसूर्या, लसिथ मलिंगा, अर्जुन राणातुंगा, कुमार संगकारा और जैकलीन फर्नांडीज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दुनिया भर में अपने खेल का लोहा मनवा चुके इन श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने महंगाई और अभावों से जूझ रहे अपने लोगों को लेकर गहरा दुख जाहिर किया और भारत और अन्य देशों से मदद मांगी है। श्रीलंका के हालात को लेकर इन खिलाड़ियों को दुख है, गुस्सा है, लेकिन बेहतर कल की उम्मीद भी है। किसी ने हालात के लिए मौजूदा राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो किसी ने लोगों से परेशानी में एकजुटता दिखाने की अपील की। Always as a neighbor, as the brother of the big brother of the next to our country, been helping us. That is, we are very grateful to Indian government and the Prime Minister and the government. So for us, even to survive, it's not very easy at the moment. The things are going through. So I hope the things will change. And also with the help of India and other countries, and we are trying to come out of this situation. श्रीलंका इन हालातों पर भारत से भी उम्मीद रखता है। श्रीलंकाई खिलाड़ी सनथ जयसूर्या ने भारत को बड़ा भाई बताया और इन हालातों में भारत से मदद की उम्मीद जताई। भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी श्रीलंका को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने पूरे देश के अंदर नफरत की राजनीति की और उसी का ये नतीजा है कि जब उन्होंने नफरत की राजनीति में अपनी अर्थव्यवस्था, रोजगार, सब की तरफ से आंखें बंद कर ली, तो ये नौबत आ गई। भारत उसे सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन भारत में जो सरकार है उसे भी विचार करना चाहिए कि गलत राजनीति के गलत नतीजे निकलते हैं। हम मांग करेंगे कि भारत सरकार भी श्रीलंका को जो कोई भी मदद, भले वो खाद्यान्न की हो, भले वो और जरूरी सामग्री की हो, वो सारी जरूरी मदद श्रीलंका को पहुंचाए, क्योंकि इस आपदा के समय मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखने वाले विशेषज्ञों का भी कहना है कि श्रीलंका गंभीर हालातों से जूझ रहा है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वो जल्द इन हालातों से उबरेगा। हालांकि वो इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, ये देखना होगा। आइए सुनते हैं इस मामले पर विशेषज्ञों की क्या प्रतिक्रिया है। According to the Constitution, the Prime Minister can be the
interim president, and within next week's time, we can elect president of Sri Lanka for the remaining period of this president's 5-year term on 20th July at a secret ballot in the parliament. वहीं श्रीलंका संकट पर भारत की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्री एस जयशंकर के रूप में। एस जयशंकर ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देश के लिए हमेशा मददगार रहे हैं और आगे भी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो परेशानी से जूझ रहे हैं, इसलिए अभी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हालांकि उन्होंने शरणार्थियों की समस्या की संभावनाओं से इनकार किया। Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka, and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned. But they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. How do you see the refugee crisis, sir? There is no refugee crisis right now. श्रीलंका के हालातों पर अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के नेताओं से कहा है कि जल्द से जल्द लोगों के असंतोष को दूर किया जाए। वहीं चीन को लेकर भी वहां की जनता में खासी नाराजगी है। ऐसे में भारत के लिए श्रीलंका का आर्थिक संकट बेहतर रिश्तों की एक नई पहल का अवसर कहा जा सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल श्रीलंका के हालातों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। सरकारी नीतियों में देश सबसे ऊपर होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार कुछ सत्ताधारी या सत्ता लोभी दल सत्ता के नशे में इतने चूर होते हैं कि वो परिवारवाद और सत्ता की लालसा में देश के हितों को अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा देते हैं। उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है, और वो विकल्प है कैसे सत्ता का सिंहासन पर उनका शिकंजा बना रहे। उन्हें जनता से ज्यादा अपने चापलूसों और परिवार की पीढ़ी की चिंता सताती रहती है। आइए देखते हैं कि किन नीतियों से साल दर साल दरकती रही श्रीलंका सरकार की सियासी जमीन। श्रीलंका में आर्थिक हालात खराब होने के कई कारण सामने आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन कारणों पर कि आखिर यहाँ की सरकार ने कहां लापरवाही की और उनकी किन नीतियों के चलते श्रीलंका में हालात बिगड़ते चले गए। इनमें पहला है राजपक्षे परिवार की गलत नीतियां। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार की गलत नीतियों ने इस देश को कर्ज में डुबोने का काम किया। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 2019 में टैक्स में बड़ी कटौती की, जिससे देश का 1/3 कर सरकार के खजाने से गायब हो गया। इसकी भरपाई नहीं हो पाई और देश आर्थिक संकट में फंसता चला गया। दूसरा, चीन से बेहिसाब कर्ज। चीन को श्रीलंका बड़े बड़े निर्माण के ठेके मिले। इसके साथ ही चीन ने बड़ी ब्याज दरों पर श्रीलंका को कर्ज दिया। बाद में श्रीलंका चीन समेत दूसरे देशों में कर्ज चुकाने में असमर्थ हुआ। ये भी एक बड़ा कारण बना श्रीलंका की बर्बादी में। चीन का बड़ा हाथ माना जा रहा है। तीसरा, विदेशी कर्ज की मार। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था में विदेशी कर्ज का बड़ा योगदान है। श्रीलंका ने चीन, जापान, भारत और विश्व संस्थाओं से भारी कर्ज लिया और बाद में चुका नहीं पाया। ये कारण भी श्रीलंका को वित्तीय बर्बादी की राह पर धकेलने का एक कारण ये भी रहा। कोरोना ने तोड़ी कमर। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में लगभग 10% योगदान पर्यटन का है। कोरोना काल में प्रतिबंधों के कारण दूसरे देशों के पर्यटक श्रीलंका नहीं आ सके। इससे उसे कोई कमाई नहीं हो सकी और डॉलर में उसे कोई आय नहीं हुई। इससे देश की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा होता चला गया। महंगाई ने खराब किया खेल। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में आसमानी उछाल आया। देश के विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची, जिससे संकट और भी गहरा गया। जरूरी सामान के दाम 300% तक बढ़े। श्रीलंका मुद्रा का डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन होने से जरूरी सामानों के दाम 300% तक बढ़ गए। पेट्रोल 500 रुपए लीटर के करीब पहुंच गया। आटा 300 रुपए किलो मिलने लगा। ये चीजें जनता की पहुंच से बाहर निकल गईं। ये भी बर्बादी का एक कारण बन गई। खेती से जुड़े नियमों में परिवर्तन। श्रीलंका में खेती के नियमों में भी परिवर्तन किया गया। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की जगह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिला। इससे चावल की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। इससे श्रीलंका में रोजमर्रा की वस्तुओं में भयंकर कमी आ गई। कर्ज का दुरुपयोग।
श्रीलंका ने पिछले एक दशक में विकास के नाम पर भारत, जापान और चीन जैसे देशों से अरबों डॉलर का कर्ज लिया, लेकिन कर्ज विकास की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये भी आर्थिक संकट का एक कारण बन गया। गिरता विदेशी मुद्रा भंडार। 2021 के आखिर तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 बिलियन डॉलर से घटकर 2.7 बिलियन डॉलर हो गया था। व्यापारियों को आयात होने वाले माल को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा के स्रोत के कारण संघर्ष करना पड़ा, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया और हालात बिगड़ते चले गए। वहीं अगर भारत पर नजर डालें तो श्रीलंका के मुकाबले भारत पर कितना कर्ज है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च 2022 तक के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि भारत पर करीब 620.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। पिछले साल ये 570 अरब डॉलर था, यानी एक साल में भारत का कर्ज करीब 47.1 डॉलर बढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि जितना कुल कर्ज श्रीलंका पर है, लगभग उतना तो भारत पर सिर्फ एक साल में बढ़ गया है। अगर थोड़ा पुराने आंकड़ों को देखें तो मार्च 2018 में ये 529.7 अरब डॉलर था, जो मार्च 2019 तक बढ़कर 543 अरब डॉलर हो गया। वहीं मार्च 2020 तक भारत का विदेशी कर्ज 558.5 अरब डॉलर हो गया। तो क्या हम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं या तस्वीर कुछ और है? क्या भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है? यहाँ कई सवाल जरूर बनते हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत पर कितना कर्ज, इसको भी समझते हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने ट्विटर पर तमाम देशों के कर्ज का एक आंकड़ा जारी किया। उनके मुताबिक अमेरिका पर 30,400 अरब डॉलर, चीन पर 13,000 अरब डॉलर, यूके पर 9,020 अरब डॉलर और फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर है। वहीं अगर कर्ज से जीडीपी का अनुपात देखें तो अमेरिका में ये 101%, यूके में 317% और फ्रांस में 256% है। इनकी तुलना में भारत पर कर्ज 620 अरब डॉलर है और कर्ज से जीडीपी का अनुपात 19.9% है। यानी भारत बहुत ही बेहतर स्थिति में है और श्रीलंका जैसे हाल भारत के बिल्कुल नहीं होने वाले। क्यों श्रीलंका जैसे नहीं हो सकते भारत के हालात, इसको भी समझते हैं। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि सिर्फ एक साल में भारत का कर्ज 47.1 अरब डॉलर बढ़ा है। ये देखकर भले ही आपको लग रहा हो कि भारत की हालत खस्ता हो रही है, लेकिन असल तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। मार्च 2020 में भारत के कर्ज का जीडीपी से अनुपात करीब 20.6% था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 21.1% हो गया। हालांकि मार्च 2022 में यह अनुपात घटकर 19.9% रह गया, जबकि कर्ज 47.1 अरब डॉलर बढ़ा है। आपको बता दें कि कर्ज का जीडीपी से रेशियो जितना कम होगा, एक देश कर्ज को चुकाने में उतना ही अधिक सक्षम होगा। श्रीलंका का यही रेशियो काफी अधिक बढ़ गया, जिसके चलते वो कर्ज डिफॉल्ट कर गया। फिलहाल भारत अपनी नीतियों को जनता के लिए समर्पित रखता है और यही वजह रही कि सरकारें आईं और गईं, लेकिन नीतियां देश हित में ही बनती रहीं और बनती रहेंगी। श्रीलंका के इन हालातों पर दुनिया की नजर है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे श्रीलंका इन हालातों से अब उबर पाएगा। एक तो भारी भरकम कर्ज, तो दूसरा देश का भविष्य। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि श्रीलंका का भविष्य किन हालातों पर टिका है। क्या कहते हैं जानकार श्रीलंका के इन हालातों पर। श्रीलंका जिन हालातों से जूझ रहा है उसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई गलत फैसलों और नीतियों ने श्रीलंका जैसे देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली। श्रीलंका की राजपक्षे परिवार द्वारा संचालित सरकार की जो पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, वो इस संकट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। श्रीलंका लगातार ऋण पर ऋण लेता चला गया, लेकिन उस ऋण के पैसे को वापस कैसे करना है, इसके ऊपर राजपक्षे परिवार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए और श्रीलंका भारी कर्ज के संकट में फंस गया।
यहाँ तक कि राजपक्षे परिवार के पहले की भी जो सरकारें हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार नज़र आती हैं, जिससे कि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंस चुका है। बढ़ते कर्ज के अलावा कई दूसरी चीजों ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर चोट की, जिनमें भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित तबाही तक शामिल है। इसमें रासायनिक उर्वरकों पर सरकार का प्रतिबंध शामिल है, जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका में बिगड़ते हालातों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। 5 अप्रैल को एक प्रेस ब्रीफिंग में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त के प्रवक्ता लिज थ्रोसेल ने श्रीलंका की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू, सोशल मीडिया, ब्लैकआउट और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई की वजह से लोग अपने हालात के बारे में नहीं बता पाएंगे। श्रीलंका को गंभीर आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है, अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, चाइना जैसे राष्ट्रों से सतर्क हो जाने की आवश्यकता है और जाहिर है कि उसे तात्कालिक रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जल्द मदद की आवश्यकता होगी और उसके लिए उसे नेगोशिएशंस को कंप्लीट करने की आवश्यकता है। फिलहाल आर्थिक तंगी झेल रहे श्रीलंका अब इन हालातों से कैसे उबरेगा, भगवान ही मालिक है। वहीं जिन देशों से वो अपनी उम्मीदें लगा रहा है, क्या वो देश खुद को जोखिम में डालकर श्रीलंका को कर्ज देंगे? ये भी एक बड़ी चुनौती होगा श्रीलंका के लिए। फिलहाल भारत भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि सवाल ये है कि अभी श्रीलंका में किसी की सरकार है ही नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी पर कर्ज दिया जाएगा। हालांकि भारत पहले ही श्रीलंका की काफी मदद कर चुका है, लेकिन उसकी पाक और चीन से करीबी भारत के भरोसे को कैसे मजबूत करेगी, ये देखना होगा। हैरानी की बात तो ये है कि रानिल विक्रमसिंघे जिन परिस्थितियों में दोबारा सत्ता में वापस आए थे, उसके बाद भारत को लेकर उनका रवैया बेहद चौंकाने वाला था। ऐसे में भारत के पास सही समय का इंतजार करने के अलावा कोई चारा शायद नहीं होगा। हालांकि अब श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी क्या इन हालातों का शिकार हो सकते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब एक नजर डालते हैं सिंहासन के दावेदारों पर कि आखिर अब कौन कौन से वो दावेदार हैं जो इस कांटों भरे ताज को अपना सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, ये चर्चा इन दिनों जोरों पर है। शीर्ष पद की रेस में छठी बार प्रधानमंत्री बने नेता, विपक्ष के मुख्य नेता और सत्ताधारी पार्टी के नेता जो पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं, उनका नाम सबसे आगे है। देश में जारी आंदोलन के बीच मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाग जाने के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। रॉयटर्स के अनुसार श्रीलंका के संसदीय अध्यक्ष राजपक्षे का आधिकारिक इस्तीफा मिलने के बाद विधायी निकाय बुलाया जाएगा और इसके बाद 225 सदस्य अगले सप्ताह नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को संसद के भीतर एक साधारण बहुमत हासिल करना होगा। साथ ही उन सैकड़ों हजारों श्रीलंकाई लोगों का विश्वास भी हासिल करना होगा जिन्होंने विरोध आंदोलन में भाग लिया है। राजपक्षे का आधिकारिक इस्तीफा मिलने के बाद विधायी निकाय बुलाया जाएगा। इसके 225 सदस्य अगले सप्ताह नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को संसद के भीतर एक साधारण बहुमत हासिल करना होगा। श्रीलंकाई लोगों का विश्वास भी हासिल करना होगा जिन्होंने विरोध आंदोलन में भाग लिया है। श्रीलंका की राजनीति हलचल हर उस देश के लिए सीख है जो गंभीर मुद्दों पर जनता की आंख में धूल झोंककर अपनी सत्ता की भूख शांत करते हैं। पहला दावेदार रानिल विक्रमसिंघे शीर्ष पद के लिए उम्मीदवारों में शामिल हैं। विक्रमसिंघे की पार्टी के पास संसद में केवल एक सीट है। श्रीलंका पादुजाना पेरामुना का कुछ वर्ग समर्थन कर रहा है। इस वर्ग में राष्ट्रपति के भाई बासिल राजपक्षे भी शामिल हैं। इधर मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेग्या एसजेबी पार्टी के नेता साजिद प्रेमदासा राष्ट्रपति पद के लिए एक और दावेदार हैं।
लेकिन संसद में केवल 50 सांसदों के साथ उन्हें जीत हासिल करने के लिए बाई पार्टी समर्थन बनाने की जरूरत होगी। दूसरा दावेदार मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवेग्या हैं। एसजेबी पार्टी के नेता साजिद प्रेमदासा भी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं। एसजेपी के संसद में 50 सांसद हैं। जीत के लिए बाई पार्टी का समर्थन लेना होगा। प्रेमदासा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। 1993 में उनके पिता ने राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या के बाद राजनीति में प्रवेश किया है। तीसरा दावेदारों में तीसरा नाम एसएलपीपी के एक वरिष्ठ विधायक दुल्लास अल्लाहपुरमा का है। अपनी पार्टी के सहयोगियों के एक वर्ग के बीच समर्थन प्राप्त किया है। सत्तारूढ़ दल के पास करीब 117 वोट हैं। 63 वर्षीय पूर्व पत्रकार को उम्मीदवार बनाकर जीत मिल सकती है। फिलहाल नामों पर हर किसी के अपने अपने कयास हैं। श्रीलंका की जनता का भरोसा जिस तरह से टूटा है, उससे तो यही लगता है कि जो चेहरा जनता के भरोसे को जीतेगा वही सत्ता के सिंहासन का असल दावेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। एपीएन वर्ल्ड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।